हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके अंदर उसका वीडियो मिल जाएगा। अभी हमारे चैनल पे मेडवल हिस्ट्री की पूरी सीरीज चलाई जा रही है। हमने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ा दिया है और आज मैं मुगल साम्राज्य शुरू करने जा रही हूँ। तो टाइम बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, पिक्चर बाबर की है। तो चलिए जानते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर कौन थे भाई? तो बाबर वो थे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, यानी हम संस्थापक के तौर पर जानते हैं बाबर को। ठीक है, इसका लोकप्रिय नाम क्या था? तो ज्यादातर लोग इसे बाबर के नाम से ही जानते थे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 23 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म अंदीछान मुगलिस्तान में हुआ था। मृत्यु कब हुई? तो 26 दिसंबर 1530 आगरा मुगल साम्राज्य में इसकी मृत्यु हुई। कब्र कहाँ है इसकी भाई? तो कब्र है इसकी काबुल अफगानिस्तान में। शासन काल इसका क्या रहा? तो 30 अप्रैल 1526 से लेके 26 दिसंबर 1530 तक के बीच में। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि आगरा नगर की स्थापना जो की थी ये सिकंदर लोधी ने की थी 1504 ईस्वी में। इसमें मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ जब मैंने सिकंदर लोधी पढ़ाया है आपको। सिकंदर लोधी कौन? तो भाई तो लोधी वंश का दूसरा रूलर सिकंदर लोधी था और अंतिम इब्राहिम लोधी, जिसके साथ बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। धर्म क्या रहता है? तो भाई धर्म इस्लाम रहता है। राजवंश इसका तिमुरिड रहता है। दादा कौन रहते हैं? तो मीरन शाह रहते हैं। दादी इसकी कुतलुग निगार खानम। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी जो दादी रहती है वो किसकी पुत्री रहती है? तो यूनुस खान की, यानी मुगलिस्तान के जो शासक रहते हैं। पिता कौन रहते हैं? तो इसके उमर शेख मिर्जा फरगना के शेख रहते हैं। माता कौन रहती है इसकी? तो कुतलुग निगार खानम। पत्नियां कितनी इसकी रहती हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं आयशा सुल्तान बेगम, जैनब सुल्तान बेगम, मौसमा सुल्तान बेगम, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका, यूरुफ झाई और गुलनार अगाचा। यहाँ पे इसकी इतनी पत्नियां रहती हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो अपने पिता के सफल उत्तराधिकारी के तौर पे बाबर फरगना के शासक बनता है 1495 ईस्वी में। समरकंद पर घेराबंदी करता है 1501 में। समरकंद पर घेराबंदी करने के तुरंत बाद ही मोहम्मद शैबानी उस पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है। 1519 में भाई यहाँ पे क्या करता है? मुगल साम्राज्य गठन करना शुरू करता है बाबर। बाबर चिनाब पहुंचता है। 1524 में बाबर को पता चलता है कि दौलत खान लोधी को एक अफगान प्रमुख ने निष्कासित कर दिया है। बाबर ने प्रमुख पर हमला कर देता है, बाबर जो रहता है, और बाद में उसने लाहौर के राज्यपाल के रूप में अलाउद्दीन को नियुक्त किया होता है बाबर ने। अब यहाँ पे बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जो भारत में बाबर की स्थिति मजबूत ही नहीं करता बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करता है। 20 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत की लड़ाई के मैदान में इब्राहिम लोदी से भिड़ा। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुई। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से घिरी हुई थी। बाबर की सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और भारी नुकसान किया। लोदी की लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई। लोधी वंश इब्राहिम लोदी की मौत के साथ समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के बाद ही मुगल साम्राज्य शुरू होता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो चुकी रहती है। तो लोधी वंश में जो अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, वो ना सिर्फ लोधी वंश का अंतिम शासक रहता है बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक रहता है। इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो इसकी मृत्यु वीर गति प्राप्त करता है, युद्ध की भूमि में इसकी मृत्यु होती है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में होती है? तो वो रहता है इब्राहिम लोदी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाबर की मृत्यु जो होती है वो यहाँ पे गलत डेट मेंशन हो गई है। मैंने आपको ये बताया है कि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि इसका उत्तराधिकारी कौन रहता है? तो इसका उत्तराधिकारी हुमायूं रहता है। बाबर के बारे में एक चीज है कि बाबर मध्य एशिया से विजेता थे और उन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो प्रथम मुगल शासक थे, मैंने आपको पहले बताया। बाबरनामा क्या है? तो भाई बाबरनामा एक आत्मकथा है जो बाबर ने ही लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? थगातई भाषा में लिखी थी। बाद में 1589 में अब्दुल रहीम एक मुगल दरबारी थे, उन्होंने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था।
इसके पुत्र और पुत्रियां कितनी है भाई? तो हुमायूं इसका बेटा, कामरान मिर्जा इसका बेटा, अस्करी मिर्जा इसका बेटा, हिंदाल मिर्जा इसका बेटा। तो इसके 4 बेटे थे। हुमायूं इसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब इसकी बेटियों के बारे में बात करते हैं। फरक-उन-निसा बेटी, गुलरंग बेगम बेटी, गुलबदन बेगम बेटी, गुलचेहरा बेगम इसकी बेटियां थी। अल्तून विषयक इसका कथित यानी कोई ऑफिशियल डेटा इसके बारे में नहीं मिलता है, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इसके चारों बेटों के नाम और बेटियों में गुलबदन बेगम के नाम, क्योंकि गुलबदन बेगम आगे आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा हमारी सीरीज में, क्योंकि हुमायूं नामा जो जैसे बाबर नामा बाबर की लिखी हुई आत्मकथा, वैसे हुमायूं नामा जो है हुमायूं के जीवन से संबंधित है। तो ये जो लिखी हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने ही लिखी रहती है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन भी रहती हैं। आगे अकबर के दरबार मैं अगर बात करूं, अकबर के टाइम में भी इनका काफी ज्यादा आप प्रभाव देख सकते हैं एक महिला के तौर पे। तो यहाँ पे गुलबदन बेगम काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको इस नाम को याद रखना है। आगे बात करते हैं कि पहले मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्किस्तान में हुआ था। पिता की असमय मौत से उन पर उनके परिवार की जिम्मेदारी 11 वर्ष की उम्र में ही आ गई थी। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे और उनकी माँ, जिनका नाम कुतुल निगार खां था, वह चंगेज खां की वंशज थी। चंगेज खां के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया कि भाई बहुत से लोग समझते हैं कि चंगेज खां एक मुसलमान था, उसे खान टाइटल मिला तो इसलिए मुसलमान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने डिटेल में चंगेज खां के वीडियो में आपको बताया है कि उसे कैसे ये टाइटल मिला और किस धर्म से संबंधित था। बाबर ने शुरुआती दौर में अपने पैतृक स्थान फरगना जीत लिया था, लेकिन वे बहुत समय तक उस पर राज नहीं कर पाया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय उन्हें बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ा था। बाबर ने 19 साल की उम्र पर उस समय फायदा उठा लिया। उसके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और 1502 में उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें बादशाह की उपाधि धारण की गई। बादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण कर चुका था। इसके साथ पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया था। अब आगे बात करते हैं कि भाई बाबर का भारत कैसे आना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि बाबर की एंट्री भारत कैसे हुई। भाई ये तो समरकंद में आराम से रह रहा था, फरगना जीत चुका था, इसने भारत में कैसे कदम रख दिया। तो बाबर मध्य एशिया को कब्जाना चाहता था, उसकी नजर भारत पर गई, तब यहाँ की राजनीतिक दशा भी बिगड़ चुकी थी, जिसका उसने फायदा उठाया। उस समय दिल्ली के सुल्तान कई लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस वजह से बाबर में राजनीतिक बिखराव था। भारत में राजनीतिक बिखराव था। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो अफगानी और राजपूत के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस समय जब बाबर ने दिल्ली पर हमला किया, तब बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर एवं विच्छिन्न बहमनी रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। अब भाई इसे न्योता कौन देता है? तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम के चाचा जो रहते हैं आलम खान, बाबर की बहादुरी और उसके कुशल शासन से बेहद प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे देखिए अपनी भी खुन्नस है, क्योंकि इब्राहिम लोधी चाचा आलम खान को वो पद नहीं देता जो वो पद मांगते हैं, तो कहते हैं भाई कि हमें नहीं मिला, हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे, हम बाहर से बुला लेंगे आक्रमणकारी और तुम्हें गद्दी से हटा देंगे। ठीक है, तो वह लोधी के काम से खुश नहीं थे, इसलिए दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने मुगल सम्राट बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर ने न्योता खुशी से स्वीकार किया, और क्योंकि बाबर दिल्ली की सल्तनत पर पहले से ही नजर रखे हुए था, वो तो इंतजार में था कि भाई हमें थोड़ा सा कुछ कनेक्शन मिल जाए कहीं से और हम दिल्ली पहुंच जाए। यहाँ तो खुला एकदम आमंत्रण दे दिया कि आइए भैया आप लूटिए और इब्राहिम लोधी को हटाइए और आप दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाइए। अब यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध जो यहाँ पे गेम चेंजर का काम करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पानीपत का युद्ध जो रहता है ये गेम चेंजर के तौर पर रहता है। आलम खान दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया रहता है। उसे लड़ाई में जाने से पहले 4 बार पूरी जांच पड़ताल की रहती है। इस दौरान गुस्से में बैठे हुए अफगानी लोगों ने बाबर को अफगान में आक्रमण करने के लिए बुलाता। मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ खड़े होने के लिए बोला, क्योंकि राणा जी को इब्राहिम से पुरानी रंजिश थी। इसी सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारा और अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई में जीत गया। अपने को हारता देख इस युद्ध में इब्राहिम लोधी ने खुद को मार डाला। सबको ये लगा कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़ देगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने की ठान ली। भारत के इतिहास में बाबर की जीत पानीपत की पहली जीत कहलाई। इसे दिल्ली की भी जीत माना गया। इस जीत ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया, साथ ही मुगलों के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई।
आगे देखते हैं 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध क्या रहा। तो पानीपत की जीत के बाद भी बाबर की स्थिति में भारत में मजबूत नहीं थी। यह एक ऐसा युद्ध होने वाला था कि इतिहास में यह हमेशा दर्ज हो जाए। राणा संग्राम सिंह के साथ इसमें कुछ अफगानी शासक भी जुट गए थे। 17 मार्च 1527 में खानवा में दो विशाल सेना एक दूसरे से टकरा गई। राजपूतों के पास भारी संख्या में ताकत थी, लेकिन बाबर की सेना के पास नए उपकरण थे। एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि तोपों का सबसे पहली बार प्रयोग पानीपत के युद्ध में ही हुआ था बाबर की तरफ से। बाबर इस युद्ध में राणा सांगा के लोगों को अपने पाले में ले लिया और राणा सांगा को इस युद्ध में करीब 80 घाव आए थे। इस युद्ध में घायल हो गए थे। उन्होंने उनके सहयोगी युद्ध से किसी तरह सुरक्षित स्थान पर ले गए उनको। उसके कुछ दिनों बाद ही उनके ही लोगों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी थी। अब भाई बात करते हैं चंदेरी का कौन सा युद्ध है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा जाता है। इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी रॉय खंगार ने किया था और इस युद्ध में मेदिनी रॉय खंगार पराजय होती है उनकी। अब बात करते हैं लास्ट वॉर जो होती है बाबर की। यहाँ पे घाघरा की लड़ाई होती है 1529 ईस्वी में। राजपूतों को हराने के बाद बाबर को अफगानी शासक जो बिहार व बंगाल में राज्य कर रहे थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। मई 1529 में बाबर ने घाघरा में सभी अफगानी शासकों को हरा दिया। बाबर अब तक एक मजबूत शासक बन गया था जिसे एक समय में कोई भी हरा नहीं सकता था। इसके पास एक विशाल सेना तैयार हो गई थी। ऐसे में बाबर ने भारत में तेजी से शासन फैलाया। वो देश के कई कोनों में गया और वहां उसने लूट मचाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1530 में बाबर की मौत हो जाती है। बाबर का अंतिम संस्कार अफगानिस्तान में होता है। अंतिम संस्कार कहने का मतलब है उसकी कब्र जो होती है। बाबर की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को मुबैयान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। भारत विजयी के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा का पूरा बाबर का लेक्चर समझाया और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी हुमायूं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।